दोस्तों आदाब, मैं फारूक सैयद। आखिरकार 12 दिनों के ड्रामे के बाद सरकार बन गई। कामयाबी की खुशियां जिस शानदार तरीके से मनाई गईं, वो देखने लायक थीं। लेकिन सरकार बनते बनते मायूसी, सस्पेंस दिन बदिन बढ़ता जा रहा था और खुशियों पर पानी फिरता जा रहा था। इन 12 दिनों में जो हाँ हाँ ना ना का नाटक महाराष्ट्र वासियों ने देखा, वो किसी सस्पेंस और थ्रिल से कम नहीं था। एकनाथ शिंदे का गांव जाना, बीमार होना, वापस आना, अपने थाने के घर में रुकना, अस्पताल पहुंचना, किसी से मिलने से इनकार करना, ये ऐसे स्टेप्स थे जिनकी वजह से बीजेपी और खासकर देवेंद्र फडणवीस की धड़कनें बढ़ रही थीं। कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे के पास 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो मोदी के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। वैसे एकनाथ शिंदे की पार्टी ने महाराष्ट्र में 56 सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन इन 56 सीटों की बीजेपी को अब बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास अजीत पवार हैं जो 40 एमएलए के राजा हैं। बीजेपी अपने 132 और अजीत पवार के 40 एमएलए के साथ बहुत आसानी से सरकार बना सकती थी, लेकिन बीजेपी एकनाथ शिंदे को 12 दिनों तक झेलती रही। एक तरह से एकनाथ शिंदे बीजेपी की मजबूरी बन गए थे। एकनाथ शिंदे इन 12 दिनों में बहुत तोल मोल करते रहे। चीफ मिनिस्ट्री का दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और आखिर में इसके लिए भी तैयार हुए कि उन्हें सिर्फ कम से कम 6 महीनों के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। लेकिन बीजेपी टस से मस नहीं हुई। उन्होंने होम मिनिस्टर का डिमांड किया। बीजेपी इसके लिए भी तैयार नहीं है। होम मिनिस्ट्री का दावा गलत भी नहीं है, क्योंकि जब एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर थे और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तो होम मिनिस्ट्री देवेंद्र फडणवीस के पास थी। और अब जबकि देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बन गए हैं और एकनाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो फिर होम मिनिस्ट्री भी एकनाथ शिंदे को मिलनी चाहिए। लेकिन बीजेपी ये नहीं चाहती कि एकनाथ शिंदे को होम मिनिस्ट्री दे। बीजेपी एकनाथ शिंदे को होम डिपार्टमेंट छोड़कर दूसरे डिपार्टमेंट देने के लिए तैयार है, जैसे रेवेन्यू, अर्बन डेवलपमेंट वगैरह। एकनाथ शिंदे की हर डिमांड को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। इसके बावजूद एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ और देवेंद्र फडणवीस के डिप्टी बनने के लिए तैयार हुए हैं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो नहीं बल्कि बहुत कुछ है जो धीरे धीरे बाहर निकलने वाला है। एकनाथ शिंदे ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ कुआं। उन्हें बीजेपी के सामने घुटने टेकने पर अब उन्हें बीजेपी के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए न चाहते हुए भी एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को अपना आका मान लिया है और जो हुक्म मेरे आका के अलावा कोई चारा नहीं है। एकनाथ शिंदे की नाराजगी उनके चेहरे से साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि वो बहुत नाराज हैं, लेकिन निदा फाजली के इस शेर पर अमल करने पर मजबूर हैं कि दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाते रहिए। सच तो यह है कि एकनाथ शिंदे की पूरी हेकड़ी बीजेपी के एक झटके में निकल गई है और वो न चाहते हुए भी जो हुक्म मेरे आका कहने पर मजबूर हैं। और अपनी इस झेप को और अपनी नाराजगी को छुपाने के लिए उन्होंने डीसीएम की एक नई डेफिनेशन बनाई है, वो है डेडिकेटेड टू कॉमन मैन। असल में बीजेपी के जहन में 2029 भी है, सेंट्रल और स्टेट भी। वो चाहती है कि 2029 में सेंट्रल और स्टेट में वो अकेली सरकार बनाए। इस वक्त सेंट्रल में नरेंद्र मोदी और स्टेट में इस वक्त नरेंद्र मोदी सेंट्रल में 2 बैसाखियों पर टिके हुए हैं और महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस को
2 बैसाखियों की जरूरत है। देखना है कि ये बैसाखियां, यह सपोर्ट कितने दिनों तक कायम रहता है। देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार चीफ मिनिस्टर का ताज पहनकर महाराष्ट्र के उन कुछ चीफ मिनिस्टर की लाइन में आ गए हैं जो 3 बार चीफ मिनिस्टर बने थे। शरद पवार अकेले वो लीडर हैं जो महाराष्ट्र के 4 बार चीफ मिनिस्टर बने हैं। अब देवेंद्र फडणवीस को चाहिए कि वो अपनी जबान या अपनी बात का लिहाज रखे। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने कहा था कि अब महाराष्ट्र तेजी से आगे बढ़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि तेजी से ही आगे बढ़ेगा और उन्हें राजधर्म का भी पालन करना होगा। राजधर्म वो है जिसमें राजा अपनी पूरी प्रजा को एक नजर से देखता है। राजा के लिए धर्म, जात पात की कोई कैद नहीं होती, बल्कि सब उसके लिए बराबर होते हैं। देवेंद्र फडणवीस को इस बात को भी याद रखना चाहिए कि तलवार की घात या तलवार का जख्म जिस पर लगता है जो कुछ दिनों के बाद भर सकता है, लेकिन अल्फाज का घाव, अल्फाज की काट बराह रास्त या सीधे तौर पर दिल पर लगती है जो बहुत दिनों तक कायम रहती है। क्योंकि अल्फाज की अपनी एक दुनिया होती है। हर लफ्ज अपनी पूरी जिम्मेदारी अदा करता है। कुछ लफ्ज हुकूमत करते हैं तो कुछ गुलामी, कुछ हमला करते हैं तो कुछ हिफाजत। और अल्फाज के सिर्फ मानी नहीं होते हैं, बल्कि अल्फाज के दांत भी होते हैं जो काट लेते हैं। अल्फाज के हाथ भी होते हैं जो गिरेबान तक पहुंचते हैं, और अल्फाज के पांव भी होते हैं जो ठोकर मारते हैं। और ये बहुत मुश्किल काम है, और बीजेपी के चीफ मिनिस्टर से इसकी उम्मीद रखना बहुत बड़ी नादानी है। वैसे भी देवेंद्र फडणवीस अब तक बदले की भावना या इंतकामी जज्बे से काम करते रहे हैं। 2014 से 2019 के दरमियान ईडी और सीबीआई की धमकियां देकर न सिर्फ पार्टियां तोड़ी बल्कि घर भी तोड़े। ये बात अभी भी ताजा है। इसलिए नए टर्म में उनको अपने काम करने का तरीका बदलना होगा और अपने 2 बेलगाम साथियों के गले में लगाम बांधनी होगी। नीतीश राणे और दशरथ पलड़कर जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते रहते हैं, उनको काबू में करना बहुत जरूरी है, वरना मिनिस्टरशिप के शेर में मुसलमानों को डराना उनके लिए बहुत आसान होगा। दशरथ पलड़कर और नीतीश राणे को छोड़िए, खुद देवेंद्र फडणवीस ने इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद जो नफरत की जबान इस्तेमाल की है, अल्लाह की पनाह। देवेंद्र फडणवीस की मुसलमानों के खिलाफ जो हेट स्पीचेस हैं, आप खुद उनके एक्स हैंडल पर भी देख सकते हैं। कुछ नमूने यहाँ पर पेश किए जा रहे हैं। न स्वराज दूंगा न स्वधर्म दूंगा, और ऐसे संभाजी राजा का, उनका खून करने वाले, उनको मौत की घाट उतारने वाले, उनकी निर्मम हत्या करने वाले औरंगजेब की समाधि पर वो असदुद्दीन ओवैसी जाता है और माथा टेकता है और तुम देखते रह जाते हो। अरे अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। उन्होंने तलवारें म्यान कर दी होगी, लेकिन हमने अपनी तलवारें म्यान में नहीं रखी। कुणीतरी शर्जील उस्मानी नावाचा एक सडक्या डोकाचा इसम हा पुण्यामध्ये येतो आणि कुठल्या त्या एल्गार परिषदेमध्ये हिंदूंना सडका म्हणतो आणि या ठिकाणी कुठली कारवाई त्याच्यावर होत नाही। हिंदू काय रस्त्यावर पडलेत? या राज्यात काय मोगलाई आहे? शरम वाटायला पाहिजे या सरकारला, शरम, की या ठिकाणी असं बोलल्यानंतर या ठिकाणी गृहमंत्री म्हणतात आम्ही चौकशी करू। कशाची चौकशी करता? सगळीकडे त्याचा स्पष्टपणे व्हिडिओ दिसून पडतोय, तो सगळीकडे व्हायरल होतोय। आणि जर या महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारे येऊन कोणी हिंदूंना सडकं म्हणणार असेल आणि जर महाराष्ट्राचं सरकार ऐकून घेणार असेल, भारतीय जनता पार्टी चूप बसणार नाही। आणि कोण आहे हा? हा तोच व्यक्ती आहे जो बाहेर येऊन म्हणतो की आम्ही बाबरी मशीद बांधू। अशा सडक्या डोक्याच्या लोकांना या महाराष्ट्रात का प्रवेश देता आणि प्रवेश दिला तरी त्यांना कार्यक्रम का करू देता? या ठिकाणी आपल्याला कल्पना होती
की ही जी काही परिषद आहे ही परिषद केवळ आग ओतण्याकरता आणि समाजामध्ये तेढ निर्माण करता तयार झालेली आहे। अगर ओवैसी संभाजीनगर में आके सभा करेगा और उसकी सभा में ये कहा जाएगा कि कहां से संभाजीनगर हो गया, ये तो खड़की था, ये तो हमारे पुरखों ने बसाया हुआ है, तो मैं जवाब दूंगा, क्योंकि देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। अगर संभाजी राजा का कोई अपमान करेगा आकर जवाब मिलेगा। ये जमीन उनकी नहीं है, ये हमारे पुरखों की जमीन है, ये जमीन छत्रपति शिवाजी महाराज की जमीन है, और उसके ऊपर अगर कोई क्लेम करेगा वहां पर जाकर मैं जवाब दूंगा। अगर कोई हमारे ऊपर ईंट फेंकेगा तो पत्थर से जवाब जाएगा। एक है तो सेफ है, क्या गलत है इसमें? बटेंगे तो कटेंगे में क्या गलत है? इस देश में जब जब देश को हमने इस प्रकार से जातियों में बांटा है, प्रांतों में बांटा है, तब तक इस देश के टुकड़े हुए और इस देश के समाज के भी टुकड़े हुए। बटेंगे तो कटेंगे सही है, और सबसे ज्यादा सही है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एक है तो सेफ है। देखिए क्या प्रॉब्लम है, मीडिया को सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है। मैं 95% जो भाषण देता हूं क्यों नहीं दिखाते आप बार बार? उसको क्यों नहीं वायरल करते आप? चलो मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे जितने भाषण हुए वो भाषण का पूरा कंटेंट अगर आपने निकाला, 95 नहीं 99% सिर्फ प्रोजेक्ट्स पर बोलता हूं, 99% स्कीम्स पर बोलता हूं, 99% क्या दिशा है महाराष्ट्र का रोड मैप, क्या क्यों नहीं दिखाते आप? आपको तो हिंदू मुस्लिम ही चाहिए, आपको तो वही चाहिए, आपको तो वही वायरल होता है। देखिए देवेंद्र फडणवीस ये एक बहुत कट्टर देशभक्त और राष्ट्रवादी आदमी है। जहां अस्मिता पर बात आएगी वहां पर देवेंद्र फडणवीस किसी के बाप की नहीं सुनता। आपको गलत दिख रहा है भाई, क्योंकि आप गलत चश्मा लगा के बैठ। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद या तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस को पहले अपनी जबान पर लगाम लगाना होगा, फिर वो नीतीश राणे और दशरथ पडळकर को खामोश कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे की नाराजगी और मीडिया, फडणवीस और बीजेपी से दूरी के दरमियान अजित पवार बहुत खामोश रहे। उन्हें यकीन है कि उन्हें उनकी पहली वाली पोजीशन यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री भी दी जाएगी। यहाँ इस बात का जिक्र जरूरी है कि देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर का तीसरी बार तजुर्बा हुआ है, जबकि अजित पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का छठी बार तजुर्बा हो रहा है। इस तरह फडणवीस से ज्यादा अजित पवार के पास डिप्टी चीफ मिनिस्टर का तजुर्बा है, और उन्होंने अपनी शराइत की बुनियाद पर बीजेपी से निभाना सीख लिया है, या बीजेपी ने उन्हें अपने दामाद के तौर पर कबूल किया है। दामाद और दामाद का दर्द दोनों एक जैसे हैं। सबको दिखाया नहीं जाता, बस महसूस किया जाता है, और दामाद के दर्द को घुट घुट कर बर्दाश्त किया जाता है। उर्दू में दामाद और दर्द दो ऐसे अल्फाज हैं जो सीधा लिखो या उल्टा लिखो दोनों एक जैसे रहते हैं। अभी देवेंद्र फडणवीस को बहुत इम्तिहानात से गुजरना है। वजारत या मिनिस्ट्री की तकसीम बहुत बड़ा इम्तिहान है। जिगर मुरादाबादी के लफ्जों में कहें तो ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। यहाँ इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी की लहर न होते हुए भी देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में कामयाबी के झंडे गाड़े, और ये सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की मेहनतों का नतीजा है। उन्होंने इलेक्शन में सिर्फ 1 पॉइंट प्रोग्राम को जहन में रखा, और वो है कामयाबी कामयाबी कामयाबी। वो आए, वो छा गए और वो जीत गए। लेकिन अगर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र को आगे ले जाना चाहते हैं तो उन्हें इस नज्म पर अमल करना होगा। बड़ा दुश्वार होता है जरा फैसला करना कि जीवन की कहानी को, बयान बेज़बानी को कहां से याद करना है, कहां से भूल जाना है, किसे कितना बताना है, किसे कितना छुपाना है, कहां रो रो के हंसना है, कहां हंस हंस के रोना है, कहां आवाज देनी है, कहां खामोश रहना है, कहां रास्ता बदलना है, कहां से लौट जाना है। बड़ा दुश्वार होता है जरा फैसला करना।